हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुग्रेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसके रिगार्डिंग मैं इंडियन पॉलिटी एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं वॉच करे हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से भी उनको वॉच कर सकते हो। बीच में कुछ अदर वर्क्स की वजह से मैंने ये वाली सीरीज़ को पॉज कर दिया था, लेकिन काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट था कि इसको रिज्यूम किया जाए। इसलिए यहाँ पे हमारी एक नेक्स्ट वीडियो तैयार है आप लोगों के सामने, वो है आज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट। ठीक है, अब यूजीसी नेट का क्यों करवाना है? यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नेट के बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली हेल्पफुल है, लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे एमए एंट्रेंस का टेस्ट देते हैं उनके लिए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये बात मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ, जिसमें मैं आपको एमए एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए कोई भी ट्रिक्स देती हूँ या फिर स्ट्रैटेजी बताती हूँ। मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि यूजीसी नेट के पेपर किए बिना बिल्कुल मत जाना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि दोनों को ही एक ही एजेंसी कंडक्ट करवाती है, एनटीए, और दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग काफ़ी हद तक जो है सेम है। 70 to 80% आप लोगों का सिलेबस जो है नेट का और एम एंट्रेंस का सेम ही है। तो इसीलिए जो है सब्जेक्ट सेम होने की वजह से, मैटर सेम होने की वजह से आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सेम एज इट इज़। हालांकि क्वेश्चन पेपर में कॉपी पेस्ट तक जो है क्वेश्चन किए जाते हैं विद ऑप्शंस, तो यानी कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं तो हो सकता है कि हू बहू सेम क्वेश्चन ही आपके पेपर में जो है आ जाए। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन होगा, ऑलरेडी काफ़ी बार जो है आपके यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन है वो कॉपी पेस्ट किए गए हैं एमए एंट्रेंस के अंदर। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी भी एंट्रेंस में एमए की जो बैठ रही हैं पॉलिटिकल साइंस के, चाहे वो आपको स्यूएट हो गया, ड्यूएट हो गया, और यूजीसी नेट के लिए तो ऑलरेडी अब जो है ये तो अंडरस्टूड है कि आपके जो है यूजीसी नेट के पेपर इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं आगे से मिस ना कर पाए। और ये जो वीडियो होने वाला है वो दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको जो यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, जो है सेम क्वेश्चंस भी जो है आ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज़, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है स्पेस में प्रॉब्लम होगी है इसको राइटिंग लिखने में, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन जो है ठीक से रीड कर देती हूँ। विच इंटरनेशनल अग्रीमेंट गेव फॉर द फर्स्ट टाइम लीगली बाइंडिंग टारगेट्स ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिशंस टू द कंट्रीज? तो आपको बताना है कि फर्स्ट कौन सा आपका लीगली बाइंडिंग, ठीक है, लीगली बाइंडिंग क्या होता है कि जिसका उल्लंघन करने पे आपको कोई ना कोई जुर्माना जो है भरना पड़ेगा। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई भी पनिशमेंट हो सकती है, कोई भी जुर्माना हो सकता है। आपका कौन सा फर्स्ट ऐसा जो है इंटरनेशनल अग्रीमेंट था रिगार्डिंग ग्रीन हाउस एमिशन जो कि लीगली बाइंडिंग था? ऑप्शन 1 इज कोपेनहेगन, ऑप्शन 2 इज क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन 3 इज डर्बन कॉन्फ्रेंस, और ऑप्शन डी इज रियो डी जेनेरियो। ये आपकी हिंदी में भी सेम ही नेम्स रहने वाले हैं, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अपना क्वेश्चन जो है हिंदी में रीड आउट कर सकते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य के लिए दिया गया था देशों में ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए? तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997, वेरी फेमस। तो आपको आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता ही होगा, और साथ ही साथ आपको बाकी कॉन्फ्रेंसेस के बारे में भी जो है थोड़ा बहुत गूगल करके पढ़ लेना है। लाइक आपका जो डर्बन कॉन्फ्रेंस था वो अबाउट कार्बन के बारे में था, और रियो डी जेनेरियो 1992 को आपको अर्थ समिट भी कहते हैं इसको। ठीक है, आपने काफ़ी जगह पे इसको पढ़ा भी होगा स्कूल्स वगैरह में, और जनरली भी ये तो काफ़ी जनरल नॉलेज है, काफ़ी जगह आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा और मस्ट है आपको जानना इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जब आप पढ़ते हो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय द टर्म जू इन बेलो? ठीक है, हिंदी में पढ़ देती हूँ आपके लिए। जू शब्द का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले आपके ऑप्शन है जस्ट रिकर्स टू वॉर, restricted use of legitimate force, the just conduct of war, and all of the above। युद्ध का एक उचित सहारा, वैध बल का प्रतिबंधित उपयोग, युद्ध का न्याय संगत आचरण, और उपरोक्त सभी। तो इसके साथ साथ आपका एक और टर्म आता है, वो आपका जू इन बेलो। ये आप सॉरी जू इन बेलो तो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, जू एट बेलम, जू एट बेलम।
तो ये दोनों जो टर्म है वो आपकी इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग है अबाउट द वॉर। सो सबसे पहले आपको जू इन बेलो को मीनिंग बताना है, तो आप इससे खुद को गेस कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे राइट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है आपका द जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, कि जो आपका वॉर है वो जस्ट कंडक्ट तरीके से हो, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हो, आपके जितनी भी कैजुअलिटीज़ होने वाली हैं, जितनी भी सफरिंग होने वाली हैं वो कम से कम हो, उनको लिमिट करके रखा जाए। ठीक है, और उसके अपोजिटली आपका एक और आपके पास एक और टर्म आता है इंटरनेशनल लॉ में, वो है आपका जू एट बेलम। ठीक है, तो जू एट बेलम का मतलब होता है कि आप जस्टिफाई कर रहे हो वॉर में जाने से पहले, यानी कि आप पीस से हटकर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ क्यों बढ़ रहे हो, तो उसके लिए जस्टिफिकेशन, यानी कि अपनी वॉर के लिए जो जस्टिफिकेशन देना, वो होता है आपका जैसे जू एट बेलम। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग द आईआर। ठीक है, सो अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप गूगल करके पढ़ सकते हो, लेकिन जो इसका मेन जो पॉइंट है और जितना आपसे पूछा जाएगा पेपर में उतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दिस मीन्स। ठीक है, ये आपको एक टर्म दे रखा है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। हिंदी में आपका सभ्यता का टकराव। ठीक है, सभ्यता का टकराव। थीसिस का अर्थ क्या है, तो फर्स्ट है आपका रिलीजियस क्लैशेस वुड बी अ क्रोर की जगह आई गेस यहाँ पे कोर होना चाहिए, कोर एरिया ऑफ स्टडी। अ रिजेक्शन ऑफ द कल्चरल एंड पॉलिटिकल इनहेरिटेंस ऑफ द वेस्ट। Widespread disagreement over moral issues and conflict would not be primarily ideological or economic but rather cultural in a character। हिंदी में आपका धार्मिक संघर्ष अध्ययन का सॉरी करोड़ नहीं आएगा यहाँ पे, कोर आएगा, क्षेत्र होगा। पश्चिम की सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत की अस्वीकृति, नैतिक मुद्दों पर व्यापक असहमति, और फोर्थ आपका संघर्ष मुख्य रूप से वैचारिक या आर्थिक नहीं बल्कि चरित्र में सांस्कृतिक होगा। तो आपको बताना है कि बेसिकली क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो आपने आईआर में टर्म पढ़ा होगा उसका मीनिंग क्या है, तो इसका आंसर होता है यहाँ पे फोर्थ। कन्फ्लिक्ट वुड बी नॉट प्राइमरीली आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक बट रेदर कल्चरल इन नेचर। तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया है, बहुत ही फेमस है सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किसने दिया है, तो आपका सैमुअल हंटिंगटन ने दिया है। ठीक है, माउस को पता नहीं क्या हो गया है, ठीक से चल नहीं रहा है वो, ये माउस को पता नहीं क्या हो गया, तो मैं इसके लिए यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ। जिन्होंने इसको दिया है वो है आपके सैमुअल पी हंटिंगटन, और आपको जो है मस्ट पता होना चाहिए इनका नाम अगर आप आईआर को रीड करके जा रहे हो। और ये क्वेश्चन आपसे पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और काफ़ी बार से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है अबाउट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। सो बेसिकली इनका आइडिया क्या था, जैसे कि आपको पता था कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में, तो उसके बाद कहा गया था कि ये कैपिटलिज्म की जीत है, क्योंकि सोशलिज्म की वजह से और कैपिटलिज्म की तरफ आकर्षित होने से, उसकी तरफ ट्रांजिशन ना कर पाने से जो है सोवियत संघ का जो है विघटन हो चुका था, यानी कि वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो ऐसे में उन्होंने कहा था, जन की पूरे वर्ल्ड में ऐसा बोला गया था कि लिबरलिज्म की इसमें जो है जीत हुई है। ठीक है, तो लिबरलिज्म एक डोमिनेट आइडियोलॉजी की तरह उभर कर आई है, जिसका एक एग्जांपल आप हमारे इंडिया में भी देख सकते हो, क्योंकि 1991 में ही हम लोगों ने जो है अपनी एलपीजी पॉलिसी को जो है अडॉप्ट भी किया था। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको इंडिया का हमारे बेसिस पे दे रही हूँ, बाकी आपको इंडिया को इससे कोई रिलेट नहीं करना है। तो बेसिकली आपका जो हंटिंगटन का जो आइडिया था वो ये था कि अभी जो न्यू क्लैश होंगे वो आइडियोलॉजी के बारे में नहीं होंगे, बिकॉज आइडियोलॉजी के बेसिस पे ऑलरेडी हो चुके हैं, लिबरलिज्म को जीता हुआ मान लिया गया है। तो वो सारे जो आपके क्लैशेस थे वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब जो न्यू तरीके का जो क्लैश आएगा वो आपका सिविलाइजेशंस के बीच में होगा। सिविलाइजेशंस में उन्होंने दो एग्जांपल दिए थे कि अब जो जिस तरीके से नया जो आप माहौल देख रहे हो उसमें धार्मिक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, और एक जो नया क्लैश होगा वो सिविलाइजेशंस के बीच में होगा, जिसमें उन्होंने दो एग्जांपल दिए थे, या जैसे कि यूएसए और इस्लामिक स्टेट्स के बीच में दोनों की आइडियोलॉजी जो है, रिलीजियस थॉट्स जो है बहुत ही अलग हैं। और आपने देखा ही होगा कि 9/11 का अटैक भी उसके बाद आपको देखने को मिला, उसके बाद आपको इंडिया में भी अटैक देखने को मिलता है ताज होटल पे। तो ये सब तो बाद में है, लेकिन हंटिंगटन ने जो है 1996 में अपनी बुक में अंदर, उनकी बुक का नाम है ये, ठीक है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, 1996 में पब्लिश होती है, आपको याद रखना है। तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस। तो आपको बताना है कि ये जो कोट है व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस, ये किसने बोला था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म फ्लाइंग बीज
गॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस। ठीक है, तो ये कुछ नाम दिए गए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, आपको बताना है कि इनमें से किसको फ्लाइंग बीज कहा जाता है। जिसको आप उड़ान यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा, बिकॉज इसका जो नेम है वो फ्लाइंग बीज ही आपको जो है देखने को मिलेगा। आई होप अगर आता है क्वेश्चन ये हिंदी में भी, तो आपको बताना है कि क्या वो आसियान है या सार्क है या फिर एससीओ जिसको हम संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, या फिर ब्रिक्स है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका आसियान। तो इनको फ्लाइंग बीस क्यों कहा जाता है, बिकॉज लास्ट 2 डेकेड्स में ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिक तरीके से बहुत हाई रेट से जो है फास्ट ग्रोथ कर रही हैं, तो इसलिए इनको जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में नाम दिया गया था फ्लाइंग बीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर, यानी कि इसमें से आपको बताना कौन सा नॉन वायलेंट है, यानी कि बाकी के 3 आपके वायलेंट हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है आपका पीएलओ। ठीक है, पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी की ये जो है आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से आईआर में माने जाती हैं, जिसमें कि बोको हरम, हिजबुल्लाह, ये सब आपके जो है अफ्रीकन हैं। और आईएसआईएस तो आप सबको ही पता है, बहुत फेमस है। तो पीएलओ जो है पैलेस्तीन के लिए बना था, पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा। तो ये पैलेस्तीन को एक रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अबाउट रिगार्डिंग ब्रिक्स है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें नॉट ट्रू है। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो, मैंने नीचे दे रखा है। अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड करूँगी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप स्क्रीन पे जो है अपने प्रेफरेबल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्रेक्जिट रेफर्स टू द यूके लिविंग द यूरोपियन यूनियन। सेकेंड है आपका एसोसिएशन विद ईयू हैज़ इनकर्ड ह्यूज इकोनॉमिक प्रेशर लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट इन यूके। थर्ड है आपका द इशू ऑफ ब्रेक्जिट लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ पीएम डेविड कैमरॉन। एंड फोर्थ है आपका द यंग वोटर्स हैव प्राइमरीली वोटेड इन फेवर ऑफ द ब्रेक्जिट। सो आपको बताना है कि सिर्फ इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो बाकी के 3 आपके सही होंगे, तो यहाँ पे जो गलत है वो आपका द यंग वोटर्स हैव प्राइमरीली वोटेड इन फेवर ऑफ ब्रेक्जिट, ये आपका गलत है। बाकी की 3 जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपकी सही है। ठीक है, so the next question is which from the following is the full title of book written by Hans J. Morgenthau। तो आपको बताना है कि जो हंस जे मॉर्गेंथो की बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, उसका जो है फुल टाइटल क्या है। ठीक है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, पॉलिटिक्स विद इन नेशंस, मैंने आपको ऑलरेडी नाम तो बता ही दिया, तो आपको नाम पता चल गया होगा, लेकिन उसका फुल टाइटल आपको बताना है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर। तो आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो, राष्ट्रों के बीच राजनीति, राष्ट्रों के भीतर राजनीति, राष्ट्रों के बीच राजनीति, शक्ति और शांति के लिए संघर्ष, राष्ट्रों के बीच राजनीति, शांति और शक्ति के लिए संघर्ष। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी बता सकते हो, लेकिन मैं आपको जो इसका राइट आंसर बता देती हूँ वो है आपका सी, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। और ये आपका आया था 1948 में। आपको मतलब हंस जे मॉर्गेंथो तो आपके आईआर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होनी चाहिए, मस्ट पता होनी चाहिए। और ये आपके एक रियलिस्ट थिंकर हैं। ठीक है, इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के लेकर जो है 6 प्रिंसिपल्स दिए थे। आपको वो 6 प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए। और उन 6 प्रिंसिपल्स को फेमिनिस्ट तरीके से जो है एक थिंकर ने उनको रीफॉर्मुलेट किया था, तो उनका नाम भी पूछा जाता है आपसे, जिनका नाम है आपका टिकनर। तो उनका नाम भी यहाँ पे लिख देती हूँ, उनका नाम है टिकनर। तो ये क्वेश्चन भी पहले आ रखा है कि किसने जो हंस मॉर्गेंथो के जो 6 प्रिंसिपल थे उनको रीफॉर्मुलेट किया था फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, तो वो थी आपकी टिकनर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक असर्शन रीजन बेस्ड। असर्शन है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश ऑन 24 अगस्त 1945 एंड रीजन है इसका इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। तो आपको बताना है कि क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है स्टेटमेंट को या फिर नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इस तारीख को जो एस्टैब्लिश हुआ था और इसी उद्देश्य के साथ जो है एस्टैब्लिश हुआ था, पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशंस में मेंटेन करने के लिए। सो बेसिकली यूनाइटेड नेशन से तो क्वेश्चन हमेशा ही आना आपका कंपल्सरी है। तो आपको यूएन की एक एक चीज़ जो है एकदम रटी होनी चाहिए, उसके सारे ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, उनके जो पब्लिशिंग ईयर है वो क्या है, और उनसे रिलेटेड आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है या फिर इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, तो वो सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन तो आपको पूरे अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आपको सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करने हैं
तो वो आप मेरी जो है एंट्रेंस गाइड में ही पढ़ सकते हो। एंट्रेंस गाइड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसको फिल कर देना, तो मैं आपको जो है ड्राइव पे शेयर कर दूँगी। साथ ही साथ उसमें बहुत सारी और अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, डब्ल्यूपीटी, आईपीटी, जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके, पब्लिक एडमिशन वगैरह, सब के सब उसमें मैंने फैक्चुअल चीज़ों के साथ जो है कवर अप कर रखे हैं। अबाउट 100 पेजेस की है वो, और उसमें मैंने आपको पूरे सिलेबस की जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से जो है टेबुलर फॉर्म में कवर कर रखी है। तो आपको अगर चाहिए एंट्रेंस गाइड तो आप उसको भी जो है परचेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट रिगार्डिंग द राइट टू डेवलपमेंट। ठीक है, राइट टू डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आपके कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट टू डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली इन 1986. दिस इज एन इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट. It found no place in the 1993 Vienna Declaration and Programs of Action. In 1990, the Commission on Human Rights established a working group to monitor its progress. तो आपको बताना है कौन सी तो इसमें से सही है। ठीक है, सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए एंड बी। आप चाहो तो इसको हिंदी में भी रीड कर सकते हो। तो ये दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, इसके बारे में करेक्ट है। ये वाली इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज वियना डिक्लेरेशन के अंदर ही इसको जो है रेटिफाई किया गया था, जो कि 1986 में अडॉप्ट किया गया था, राइट टू डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक इनेलेबल ह्यूमन राइट है। इनेलेबल का मतलब होता है कि जो किसी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। ठीक है, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is which of the following two statements are correct regarding Chinese policy of theory of palm and fingers। तो आपने जो है IR या फिर फॉरेन रिलेशंस में आपने इस थ्योरी को पढ़ा होगा, चाइना की थ्योरी ऑफ पाम एंड फिंगर्स। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका हाथ होता है, ठीक है, प्लीज़ ड्राइंग पे ध्यान मत देना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ इसको। ठीक है, सो ये है आपका चाइना का थ्योरी ऑफ पाम एंड फिंगर। इसको बोलते हैं हथेली यानी कि पाम, और ये है आपकी फिंगर्स। तो ये एक चाइना की पॉलिसी है जिसको नाम दिया गया है थ्योरी ऑफ पाम एंड फिंगर्स। तो आपको बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी बातें यहाँ पे सही हैं। इट इंक्लूड्स भूटान एंड नेपाल, इट इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख, इट इंक्लूड्स मिजोरम एंड मणिपुर, इट इंक्लूड्स त्रिपुरा एंड नागालैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी फर्स्ट टू यानी कि ए एंड बी। ये जो 5 फिंगर्स है, इन पांचों जो हैं ये आपके इंडियन स्टेट्स हैं। तो यानी कि इन पांचों स्टेट्स के ऊपर जो है आपका जो चाइना है वो पकड़ बनाना चाहता है, उनको हथियाना चाहता है। तो इसलिए जो है इसको थ्योरी ऑफ पाम एंड फिंगर्स बोला जाता है, जिसमें आपके कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। ठीक है, तो ये आपकी 5 फिंगर्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि पहले कौन सा आया फिर दूसरा कौन सा आया। तो बेसिकली आपको इनके इस्टेब्लिशिंग ईयर के अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में लगाना है। ओके, तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके जो है इसमें टाइम लगाइएगा, सबके इस्टेब्लिशिंग ईयर को कहीं पे लिख लेना और उनको फिर क्रोनोलॉजी में जो है ऑर्डर में लगाकर अपने आंसर को यहाँ पे क्लिक करना। सो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे जो है राइट आंसर बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर है आपका राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1, 3, 4, 2 एंड 1। सो 3 यानी कि आपका जो G7 है वो आपका इस्टेब्लिश होता है आपका 1975 में। ठीक है, 1975 में। उसके बाद जो आपका 4 है G20, वो आपका इस्टेब्लिश होता है 1919 में। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1999 में आपका जो है ये इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद आता है आपका IBSA, जिसमें आपके इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम जिसको हम बोलते हैं, और वो आपका इस्टेब्लिश होता है 2003 में। ठीक है, 2003 में। और फिर आता है आपका ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, जो कि हुआ था आपका 2014 में इस्टेब्लिश। ठीक है, तो ये ब्रिक्स कंट्रीज का ही बैंक है। ठीक है, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। सो ये इनके स्टैब्लिशिंग गए थे। तो बेसिकली आपको सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो है हेडक्वार्टर्स और इस्टेब्लिशिंग ईयर और उनके मेंबर कंट्रीज पता होना चाहिए। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि G20 काफ़ी बड़ा है तो आपको पूरे 20 कंट्रीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका इस्टेब्लिशिंग ईयर पता होना चाहिए। और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके जो है आपके हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ आए हैं, और उनके करंट कोई सेक्रेटरी वगैरह चेंज हुआ है तो उसका नाम पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी एंट्रेंस गाइड में जो है कवर अप करी है। आप चाहो तो उसको ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप लोगों की हेल्प के लिए वो मैंने बनाई है, और आप चाहो तो मैनुअली भी गूगल पे सब कुछ सर्च करके जो है पढ़ सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। और अगेन आप लोगों को अगर एंट्रेंस गाइड हमारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल फॉर्म का, उसको ज़रूर से फिल आउट कर देना और मैं आप लोगों के साथ ड्राइव पे जो है फाइल को शेयर कर दूँगी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।